हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, आज वाले वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका कैसे होता है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, वो सारी बात मैं आज वाली वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले वो सारे बच्चे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, आगे प्रैक्टिकल, वाइवा, बोर्ड, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी अलाइंड है। तो ऐसे में कुछ बारीक चीज़ें हैं जो कि अभी से अगर आप फोकस कर लोगे तो बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वरना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो बच्चा सीयूटी अपीयर करता है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आगे बच्चों को देखनी पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे स्टेप 1 पे जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखी है वो है आप लोगों का बोर्ड्स। यार देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चों के टाई अप्स होते हैं, यार आपने बहुत बात एक सुनी होगी ये कहते हुए लोगों को कि अब बोर्ड की वेटेज जो है वो ख़त्म हो गई है। काफ़ी हद तक ये बात अच्छी है। आपको सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है। सीयूईटी के लिए तैयारी आपको अभी से करनी शुरू कर देनी है। और हमारा कोर्स जो है सीयूईटी के लिए बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस आपके स्टेप बाय स्टेप तैयारी, आपका लैंग्वेज, आपके कॉमर्स के सारे डोमेन, आपका जनरल टेस्ट, आपकी बुक्स, आपके मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें बहुत कायदे से हम आपको बैच के अंदर देने वाले हैं। सो बोर्ड्स की तैयारी आपको करनी है। अगर दो बच्चों के बीच में सीयूईटी स्कोर्स के बीच में टाई अप अगर होता है तो वो बोर्ड्स के मार्क्स को ही देखकर आपको प्रेफरेंस मिलती है। तो मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूंगा बेटा, मिनिमम अपना 85% जो है वो बोर्ड के अंदर टारगेट रखना कि आप एटलीस्ट इतना स्कोर तो बोर्ड्स के अंदर करो। क्योंकि अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया तो आगे आपको मास्टर्स के अंदर भी बहुत दिक्कतें आने वाली है। चलते भाई आगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, दैट इज योर कोर्स की एलिजिबिलिटी। आपको ये देखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मेरा इससे क्या मतलब है बच्चे, इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जा रहा हूं। आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? cuet.samarth.ac.in। जितनी भी आगे सीयूईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखनी है वो आप इसी वेबसाइट पे देखना। जितनी भी आगे पेमेंट्स करोगे आप इसी वेबसाइट पे करोगे, क्योंकि फेक वेबसाइट्स आप लोगों की बहुत बन जाती है। बच्चे दूसरी वेबसाइट्स पे जो है वो अपने पेमेंट कर देते, बिल्कुल सेम वो भी ऐसा ही कॉपी पेज बना लेते हैं। तो यार अगर आप यहाँ पे कोर्सेज के अंदर आओगे, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप आओगे, आप यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर ऑप्ट करोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट एलिजिबिलिटी सेम कोर्स के लिए हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एलिजिबिलिटी खोली हुई है बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। और वहीं मैंने दूसरा पेज जो है वो हमारे बीकॉम ऑनर्स सेम कोर्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए खोली हुई है। तो मेरे भाई अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है, एनीवन फ्रॉम सेक्शन 1। मतलब कि सेक्शन 1 क्या है, आपका कोई लैंग्वेज वाला सेक्शन है, आपको सीयूईटी के अंदर कोई एक लैंग्वेज तो देना ही देना है, ये तो तय हो गया। उसके बाद या तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, या तो अप्लाइड मैथ्स होनी चाहिए, या तो अकाउंटेंसी होनी चाहिए, या तो बुक कीपिंग होनी चाहिए। इन चारों सब्जेक्ट्स में से अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स करने का प्लान कर रहे हो तो इन चारों में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो आपके पास होना चाहिए। तो कोई मेरा वो बच्चा जो कि ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स करने का प्लान कर रहा है, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 12th के अंदर ये सब्जेक्ट्स जो है बहुत रेयर होते हैं। हाँ, अगर वो जो है मैथ्स उसने एडिशनल कहीं लिया हुआ है तो वो एलिजिबल हो पाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। आपका जो सेक्शन 2 है जो कि आपके डोमेन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर से आप कोई 2 सब्जेक्ट कोई से भी दे सकते हो। अगर मान लो मैं साइंस स्ट्रीम का बच्चा हूँ, ठीक है, मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूँ तो मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मैथ्स है और मैं उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना जो है और दे दूंगा। तो मतलब मैं मेरी एलिजिबिलिटी क्या बनी, मेरी एलिजिबिलिटी बनी कि भाई मैं जो है एक लैंग्वेज दूंगा, ठीक है, दूसरा मेरे को मैथ्स मेरे पास होना चाहिए, तो इसका मतलब मैं मैथ्स एक दे दूंगा,
तीसरा जो है मैं फिजिक्स दे दूंगा और चौथा मैं केमिस्ट्री दे दूंगा। तो इन 4 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से मैं बीकॉम ऑनर्स कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एलिजिबल हो जाऊंगा, बट मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी पता है क्या दी हुई है? उन्होंने एलिजिबिलिटी दी हुई है कि सेक्शन 2 में से आपके पास अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज तो आपको देना ही देना है, साथ में आपको सेक्शन 3 जनरल टेस्ट और देना है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि सेम कोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, इस बात को बहुत ढंग से आप समझ के रखना कि आप अपनी यूनिवर्सिटी फाइनल करो सबसे पहले, तो किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना है, उसके बाद आप जो है वो कोर्स सेलेक्ट करो कि आपको किस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, क्योंकि अलग अलग एलिजिबिलिटी आपकी हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को यहां पे जो आपकी कोर्स एलिजिबिलिटी है इसको बहुत ढंग से देखना है। दिसंबर का महीना चाहे आप प्रॉपर पूरा कायदे से इसके अंदर लगा दो, बहुत ढंग से जो है आप अपनी कोर्स की एलिजिबिलिटी देखो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स परस्यू करना चाह रहे हो, ताकि आप सीयूटी के अंदर वो दे पाओ। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो सीयूईटी के अंदर आप वही सब्जेक्ट दे सकते हो जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मैं कॉमर्स का बच्चा हूं, मान लेते हैं अगर मैं कॉमर्स का बच्चा हूं, मेरे पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मेरे पास बिजनेस स्टडीज, ठीक है, और मेरे पास फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और तीसरा मेरे पास ये इंग्लिश, पांचवा मेरे पास इंग्लिश। अगर मेरे पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो ही जो है मैं यहाँ पे सीयूईटी के अंदर इन 5 में से ही सब्जेक्ट को जो है वो दे पाऊंगा। मतलब कि मेरे को अकाउंटेंसी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सीयूईटी के अंदर मैं जो है वो हिस्ट्री दे आया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं पॉलिटी भी नहीं दे सकता अगर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आपका क्लास 12 के अंदर जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वही आप सीयूईटी के अंदर दे पाओगे। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, कॉम्बिनेशन की अगर बात है ना यार, एक लैंग्वेज दो, आपने क्लास 12 के अंदर जितना डोमेन पढ़ा है वो सारा डोमेन दो सीयूईटी के अंदर, प्लस एक जनरल टेस्ट और दो, क्योंकि जनरल टेस्ट से आपके यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। बात आ रही है समझ में? देन उसके बाद आगे स्टेप 3 जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है सीयूईटी का फॉर्म फिलिंग। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मेरे भाई, ये जितने भी स्टेप्स है ना, हर स्टेप पे एडू कैप्टन आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको कोर्स की एलिजिबिलिटी कैसे देखनी है वो सारी वीडियोस में बनाऊंगा, फॉर्म कैसे फिल करना होगा, जब भी सीयूईटी का फॉर्म आउट होगा मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ सीयूईटी का फॉर्म फिल। अब क्या करना है, देखो सीयूईटी का जब आप फॉर्म फिल करोगे तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो आपकी एग्जाम की डेट्स दी हुई है दैट इज मई 15 से लेके मई 31 आपको डेट दी हुई है। मतलब कि मई के मिड के अंदर आपका सीयूईटी कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप मेंटली बिल्कुल कायदे से प्रिपेयर हो जाओ। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो लास्ट ईयर में जो हमारे फॉर्म्स आउट हुए थे बेटा, वो हमारे फॉर्म्स आउट हुए थे फरवरी 9 तारीख को, और फरवरी से लेके लगभग 1 महीना हमें मिला था सीयूईटी का फॉर्म फिल करने के लिए। और इस साल भी लगभग ऐसा ही रहने वाला है, इस साल भी लगभग आपके फरवरी में जो है वो आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये लगा लेंगे कि भाई हमारा मई मिड के अंदर हमारा सीयूईटी कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते, आगे जो हमारा स्टेप 3 है उसके अंदर आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी आपकी फीस है, हालांकि अब तो जो है वो सब्जेक्ट्स रिड्यूस करने की बात हो रही है कि आप जो है थोड़े से कम सब्जेक्ट्स के अंदर भी मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो पाओगे। बट लास्ट ईयर अगर मैं फीस की बात करूं तो आप दे सकते हो, अगर आप 3 सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हो तो जनरल वालों की 750 फीस थी, ठीक है, जो हमारे ओबीसी कैटेगरी वाले थे उनकी 700 फीस थी, और एससी एसटी वालों की 650 फीस थी, ठीक है। और जो सेंटर्स हमारे आउटसाइड इंडिया भी पढ़ते हैं उनकी ये फीस थी भाई, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज जो भी सब्जेक्ट जितने भी आप भरोगे आप अपनी फीस यहाँ पे देख सकते हो। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रख लो कि हाँ इतना खर्चा तो होने वाला है। सीयूईटी का खर्चा अलग है, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, वो सारी बात मैं आप लोगों से करूंगा, ठीक है। सीयूईटी आपने दिया, देन उसके बाद स्टेप 4 पे आप लोगों को क्या होगा भाई, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स। मेरे भाई ये एक ऐसा स्टेप है जहां पे बहुत बच्चे जो है वो दिक्कत करते हैं। मेरे जितने भी एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं वो अभी सबसे पहले तो अपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट्स बनने में बहुत टाइम लगता है। आप अभी अप्लाई करोगे तब जाके थोड़ा सा आपको जो है मार्च अप्रैल तक आपका सर्टिफिकेट आपको मिल रहा होगा। और यहाँ पे कोटा हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, सबसे पहले एससी एसटी, ठीक है, ओबीसी हमारी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी, जो देखो हमारी सिख माइनॉरिटी चलती है जो कि खालसा कॉलेज के अंदर चल जाती है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में चल जाती है।
क्रिश्चियन माइनॉरिटी हमारी सेंट स्टीफन्स के अंदर चलती है, तो आपके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स, आपके पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके जो भी हमारे आर्म फोर्स वाले बच्चे हैं, वो हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स, आपके सर्टिफिकेट जो लास्ट ईयर उन्होंने बोले थे, लास्ट ईयर उन्होंने बोले थे कि भाई आप जो है 15 मई तक इन सारी चीज़ों को रेडी कर लो। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूंगा, देखो हमें कोटा इन सारी चीज़ों के अंदर जो है इन सारी कैटेगरीज के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो भी मेरे ओबीसी और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ध्यान रखना, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अभी अपना सर्टिफिकेट ना बनाएं, क्योंकि आप लोगों की ना एक डेट आती है। लास्ट ईयर जो डेट थी उन्होंने बोला था कि भाई 31 मार्च के बाद वाले जो सर्टिफिकेट्स होंगे ना वही वैलिड होंगे। तो अभी जो आप लोगों की डेट्स आएंगी उसके बाद ही आप अपना सर्टिफिकेट बनाना। किसकी बात कर रहा हूँ? ओबीसी, एनसीएल और हमारे ईडब्ल्यूएस वाले। बाकी मेरे एससी और एसटी वाले जो बच्चे हैं वो अभी से अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दे, आपके केस में ऐसी डेट्स का इशू नहीं आता है। ये बात सॉर्टेड है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद में देखो आप लोगों से बात करूं, मेरे वो बच्चे जो कि आर्म फोर्सेस वाले हैं, आप लोगों के लिए ईसीसी सर्टिफिकेट बनता है। इसमें बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ ये करते हैं कि वो पापा की आइडेंटिटी लगा देते, मम्मी की आइडेंटिटी लगा देते। ऐसा नहीं होने वाला, आपका सर्टिफिकेट भी इसके अंदर बनना चाहिए। वो फॉर्मेट क्या होगा वो जब आपके फॉर्म्स आउट होंगे मैं कायदे से आप लोगों को आके बता दूंगा। सिमिलरली हमारे पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, आपका भी जो सर्टिफिकेट है वो आपके नाम पे ही इशू होना चाहिए और किसी के नाम पे इशू नहीं होना चाहिए। और ये सारी आगे जो है कंपोनेंट हमारी अथॉरिटीज होती है, इन्हीं के सिग्नेचर आपके सर्टिफिकेट पे चलते हैं, चाहे वो हमारा एससी वाला बच्चा हो, एसटी वाला बच्चा हो, ईसीसी वाला हो, हमारा एनसीएल, ओबीसी, जितनी भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई है अभी, उन सब में इन्हीं सबके जो है सिग्नेचर चलते हैं। इनमें से किसी एक का सिग्नेचर आपका चल सकता है यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एससी एसटी वाले अभी से अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर दे, बाकी बच्चों का बाद में भी बन जाता है, ठीक है भाई। आगे देखो, आगे चलते हैं। हमारा स्टेप 4 के अंदर हमारा स्टेप 4 जो होगा दैट इज हमारा CUET का एग्जाम। अब हमने जो है फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद हमारा जो भी हमारे कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह थे वो सारे हमने देख लिया। अब उसके बाद हमारा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। आप ये मान सकते हो कि भाई हमारा 15 मई के बाद जो है हमारा प्रॉपर एग्जाम जो वो हो रहा होगा, 15-15 दिन के अंदर ही हमारा एग्जाम करा लेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। आगे कितना करा पाएंगे कितना नहीं वो तो आगे यही जानेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 के अंदर जो है हमारा क्या होगा, हमारी फिर आंसर की आएगी। आंसर की के अंदर क्या होगा, आपके पास आपको रिस्पॉन्स शीट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। उस रिस्पॉन्स शीट के अंदर आप ये देखोगे कि जनाब मैंने कौन कौन से आंसर्स ठीक किए हैं। एनटीए अपने आंसर्स भी देंगी कि भाई हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर्स ठीक है। अगर आपको लगता है कि जो आपका ऑप्शन है, आपने जो ऑप्शन ठीक किया है वो करेक्ट है और जो हमारा एनटीए ने जो हमें आंसर दिया है वो गलत है, तो आप क्या करोगे, उसके बाद आपको चैलेंज भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है उसको चैलेंज करोगे आगे, ये भी एक स्टेप आता है। उसके बाद जो हमारा स्टेप 6 आता है दैट इज योर CUET का रिजल्ट। हमारा CUET का फिर जो है वो रिजल्ट आ जाता है। CUET के रिजल्ट के अंदर हमेशा ध्यान रखना हमारा नॉर्मलाइज स्कोर जो होता है वही हमारा फाइनल स्कोर होता है। मतलब कि पिछले स्टेप के अंदर हमारा ये जो हमारा आंसर की था, मान लेते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी बच्चे के, मान लेते हैं कि जो जब उसने अपने आंसर की देखी तो उसके 192 मार्क्स बन रहे थे, तो हो सकता है जब उसका फाइनल रिजल्ट आए तो फाइनल रिजल्ट के अंदर उसका जो स्कोर हो वो 172 बन जाए। वो हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए। इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर ही आपका फाइनल स्कोर यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। आप अब यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया, आप CUET से फ्री हो गए हो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपने अपने फॉर्म के अंदर आएगा। अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, अपना रजिस्ट्रेशन खोलेगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोलेगा कि भाई अब मेरे पास आके रजिस्टर कर दो। मतलब पहले हमने CUET दिया, उससे उसके लिए रजिस्टर किया, वो अलग हो गया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके हमें खटखटाना पड़ेगा। कैसे खटखटाना पड़ेगा, इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपसे आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और यहाँ से जो एनटीए का स्कोर होगा, जो CUET का स्कोर होगा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसके थ्रू, आपका CUET के एप्लीकेशन के थ्रू। अब यहाँ पे जो है आपको एक बात ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको अलग से फीस जो है वो और पे करनी पड़ती है। हमारे जो भी हमारे जनरल कैटेगरी वाले और OBC और EWS कैटेगरी वाले 250 रुपये आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। SC ST PWD वालों को 100 रुपीज़ फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर आप बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स जो है एक कोर्स हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है, उसके लिए 400 रुपये अलग से पे करने पड़ते हैं। अगर आप उसके लिए
अप्लाई करते हो और अगर आप ECA कैटेगरी के लिए या फिर स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 100 रुपीज़ एडिशनल और पे करने पड़ते हैं। ये हमारा मोटा मोटा हिसाब किताब हो गया। अब फेज़ 1 के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, CUET का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जो भी आपने सब्जेक्ट के अंदर वहाँ पे स्कोर किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 होगा, उसके अंदर हमारी दो चीज़ें होती है। दैट इज़ पहली होती है हमारी सब्जेक्ट की मैपिंग और दूसरा होता है हमारा प्रेफरेंस लिस्ट। सब्जेक्ट की मैपिंग से मेरा क्या मतलब है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो मेरे भाई, तो आप वही सब्जेक्ट्स भरोगे जो कि आपने क्लास 12 के अंदर दिए हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CUET से ऑटोमेटिकली स्कोर निकाल लिया है, बट वो आपसे पूछेगा कि सर आप अपने बोर्ड के जो है मार्क्स यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है, बोर्ड का डाल दो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने मान लो अकाउंटेंसी डाल दिया, इको डाल दिया, ठीक है, BSc डाल दिया, आपका मैथ्स डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ आप जो है फिर उनका जो भी आपका क्लास 12 का स्कोर होगा वो आप इसके अंदर जो है वो फिल कर लोगे ताकि टाइप के अंदर ये आपको हेल्प कर सके। उसके बाद ये आपने मैपिंग कर ली, उसके बाद बात आती है आपकी प्रेफरेंस की, ठीक है। प्रेफरेंस के अंदर क्या होगा, आपको जो है आपको आपकी प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी कि मैं इस कोर्स को जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ। एक बच्चा हो सकता है कि मुझे मान लो BCom भी करना हो, मुझे BMS भी करना हो, ठीक है, मुझे BA का भी कोई कोर्स करना पड़ रहा हो, मैं उसके अंदर भी एलिजिबल हूँ, तो मुझे एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी पड़ेगी कि सबसे पहले मैं मान लेता हूँ मैं BCom करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल SRCC से, ठीक है, BCom ऑनर्स में SRCC से करना चाहता हूँ, फिर मैं BA का कोई कोर्स जो है वो स्टीफन से करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो है मुझे प्रॉपर पूरी प्रेफरेंस लिस्ट देनी पड़ेगी, अपनी लंबी सारी लिस्ट देनी पड़ेगी। वो लिस्ट देने के बाद आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली कोई भी जो कोर्स होगा ऊपर से नीचे वो जो है वो चलता हुआ आएगा और मान लेते हैं सेकंड नंबर पे मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे सेकंड नंबर का कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया, तो हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सीट अलॉट कर देगा कि सर आपका जो है स्टीफन्स के अंदर जो है वो ये आपको एक्स कोर्स जो है वो मिला है। आपको जैसे ही वो मिल जाएगा कोर्स, आपको उसके बाद जो इमीडिएट करना पड़ेगा दैट इज़ योर फीस। आपको आपकी फ़ीस जो है वो आपको भरनी ही भरनी है। आपको चाहे वो कॉलेज पसंद आ रहा हो या नहीं पसंद आ रहा हो, आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। आपने फ़ीस भर दी, फ़ीस भरने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि सर आपको ये सीट अपनी रखनी है ये वाली, या फिर आप आगे अपग्रेड करना चाहते हो, आप फ्लोट करना चाहते हो इसको, तो हमारे पास फ्रीज़ या फिर अपग्रेड करने का या फिर फ्लोट करने का हमारे पास ऑप्शन भी हमें मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट पूरा स्टेप है मेरे बच्चे, चाहो ना तो इसको कायदे से स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं आप नोट करके रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे आपके पास होंगी। और मेरी बात मार्क करके रख लेना, आगे आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी कि अब क्या होगा अब क्या होगा। ये कन्फ्यूजन ना हो, लाइफ के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी भसड़ अभी चल रही होगी आपकी, ठीक है, आपकी बहुत सारी चिंताएं होंगी, प्रैक्टिकल वाइवा सब चिंताएं होंगी, सारी चिंता दूर कर दूंगा। ये 10 के 10 स्टेप पे आपके साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, आपको भटकने नहीं दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब लोग बहुत अलग अलग तरीके से जो अपने चैनल पे नाटक डालेंगे, टाइटल थंबनेल बहुत टेम्पटिंग डालेंगे, और CBSE की डेटशीट आ गई और एंड में डाल देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और फिर वो वीडियो के अंदर बता देंगे कि नहीं अभी आपकी डेटशीट अभी नहीं आने वाली, शाम तक तो आपकी डेटशीट पक्का आ जाएगी, फिर CBSE आपने ऐसा क्यों कर दिया। ये सारे नाटक अब जो है वो बहुत चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और जगहों से फोकस हटाओ, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे प्रॉपर जो है फोकस डालो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।